जय हिंद जय भारत। पिछली बार हमने पढ़ाया था अर्थशास्त्र। पिछली क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो देख लेना। अर्थशास्त्र में इसका सेक्टर होता है जो, इसमें हमने स्वभाव या नेचर को पढ़ा दिया था, जिसमें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र आते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं, वो हमने पढ़ा दिया था पिछली बार। तो इस बार क्या करना है, इस बार हम पढ़ाएंगे शर्त, जिसे टर्म एंड कंडीशन बोलते हैं, और स्वामित्व ओनरशिप। ये हो गया अर्थशास्त्र के सेक्टर या क्षेत्र। स्वभाव या नेचर पिछले क्लास में हमने पढ़ा दिया था। अब है शर्त या टर्म या कंडीशन या शर्त, इसे इंग्लिश में टर्म या कंडीशन बोलते हैं। अब हमें क्या करना है कि शर्त के आधार पर ये इस सेक्टर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। शर्त के आधार पर हम इसे दो भागों में बांटते हैं, जिसमें एक तो होता है संगठित, जिसे ऑर्गेनाइज कहते हैं। संगठित जिसे ऑर्गेनाइज कहते हैं। दूसरा होता है असंगठित। जो हो गया अनऑर्गेनाइज। अब ये संगठित और असंगठित क्या होता है, पहले हम संगठित को देख लेते हैं। संगठित या ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या आता है, इसमें वो होता है ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, या जैसे सरकारी संगठन हो गया और कोई हेड, जिसमें काम करने का टाइम फिक्स हो। समझ रहे हो ना, काम करने का टाइम फिक्स हो, सैलरी फिक्स हो, और छुट्टी का जो भी मैटर होता है वो फिक्स हो। ये चीज़ें फिक्स मान लो, इसमें हर चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से होती है। पहले फिक्स होती है किसको कैसे भर्ती करना है, किसको किस हिसाब से स्टाफ को छुट्टी भेजना है, किस टाइम पर आना है और आपको किस टाइम पर जाना है, और कितनी सैलरी मिलती है, ये पहले से फिक्स होता है। ये नहीं कि तुम चले आ रहे हो, कभी 10 बजे आ रहे हो, कभी 11 बजे आ रहे हो, मन में मर्जी किया, घर से फ़ोन कर दिया आज पकौड़े बना रहे हैं आ जाओ जल्दी, और चल दिए। ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें अगर आपको 5 बजे तक ड्यूटी करना है तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। चाहे घर पे भी पकौड़े तले, चाहे समोसे बनाए, 5 बजे बाद ही जाके खा सकते हो। ये होता है संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नौकरी आज के टाइम पर रेलवे दे रहा है। रेलवे आज के टाइम पर संगठित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नौकरी दे रहा है, 17 लाख। और इसके बाद संगठित क्षेत्र में नौकरी देता है सेना, आर्मी। 16 पॉइंट कुछ है, 5 लगभग है लाख। समझ रहे ना संगठित। अब रेलवे में जैसे काम फिक्स होता है, कब आपको आना है, कितनी सैलरी होती है। ऐसे सेना में कैसे आपको भर्ती किया जाएगा, सब एकदम फिक्स होता है। इसमें पहले से सब शर्तें तय होती है, उसके हिसाब से रेलवे में सब कुछ तय होता है। अगर आप उसके शर्तों को नहीं मानोगे तो आपको आउट कर दिया जाएगा। ये होता है संगठित क्षेत्र। अब बात आ जाती है असंगठित क्षेत्र की।
असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? असंगठित क्षेत्र इससे बस उल्टा हो जाता है। असंगठित क्षेत्र इससे पूरा उल्टा होता है। संगठित में सब कुछ फिक्स रहता है, इसमें कोई फिक्स नहीं रहता, कभी आओ कभी जाओ, आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो। कोई इसमें टाइम फिक्स नहीं होता, कोई इसमें सैलरी फिक्स नहीं होती, कोई इसमें छुट्टी कब आपको जाना है कोई फिक्स नहीं होता। असंगठित क्षेत्र में जैसे आप खेत हो, अपनी मर्जी है, खेत का काम जाओ, 10 बजे जाओ 11 बजे जाओ, आपकी मर्जी है। जाके काम करो या सो जाओ, वो भी आपकी मर्जी है, जाके सो जाओ, सो गए भाई, नहीं कर रही काम, तो उसमें आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई आपको निकाल नहीं सकता। कोई ऐसे थोड़ी बोल देगा आप खेत में जाके सो जाओगे, आप अपने खेत में कि चल निकल खेत से, तुम आगे सो गया, कोई नहीं बोलेगा। पर अगर रेलवे में ड्यूटी पे जाके आप सो गए तो पता ही आपको क्या होगा आपके साथ, अच्छे से जानते हो। और जो बेरोज़गार है उनके लिए तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है, वो तो पता ही है। वो तो ऐसे ही अभी तो ऐसे ही सोचता है, पहले तो मैं बस 24 घंटे नौकरी कर दूंगा, कैसे भी मेरी नौकरी लग जाए। पर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये यूट्यूब पर इसलिए कि ताकि किसी भाई को, किसी बहन को इससे फ़ायदा हो, बेनिफिट मिले। मेरे को कोई मतलब नहीं है आप लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो और नहीं कर रहे, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। बस अगर एक बंदा भी सक्सेस हो रहा है ना मेरा ये वीडियो देख के, तो आई एम हैप्पी। बाकी इसमें आप देख लेते हैं, असंगठित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार असंगठित क्षेत्र दे रहा है। असंगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है सूती कपड़ा, जो आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है, संगठित क्षेत्र से भी ज़्यादा रोजगार दे रहा है। 26 लाख मजदूरों को रोजगार दे रहा है सूती कपड़ा है संगठित क्षेत्र का। अब देखो फिर भी इतना बड़ा रोजगार दे रहा है, फिर भी ये असंगठित है, कंडीशन देखो। इसके बाद एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। जैसे शेयर मार्केट होता है, आप लगभग जानते होंगे, नहीं जानते तो समझ लीजिए। शेयर मार्केट का एक ब्रोकर होता है, जो आप अगर कभी अकाउंट ओपन करना ही सोचते हो, जैसे डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है इसके लिए, तो उसका एक जो ब्रोकर होता है जो आपको अकाउंट वगैरह खुलवाता है, वो होता है संगठित क्षेत्र में आता है। बट आप उसमें, क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी के थ्रू काम करता है जिसमें सब कुछ फिक्स होता है, बट आप क्या होगे, आप शेयर के खरीदार हो गए, तो आप किस में आओगे, आप आओगे असंगठित में। शेयर मार्केट का जो ब्रोकर होता है वो तो आता है संगठित में, और आप खरीदने वाले के में आते हैं असंगठित में। वैसे ही बहुत सी चीज़ें होती है जिसमें आपस में कनेक्टेड रहता है, इसका हम बताएंगे आपको कभी विस्तार से, शेयर मार्केट के बारे में भी। तो यहाँ पे संगठित और असंगठित समझ गए हम। इसके बाद अपना आगे एक मेन आ जाता है, वो होता है स्वामित्व या ओनरशिप। ये क्या हो गया, ये क्या होता है स्वामित्व या ओनरशिप? ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझना आप।
स्वामित्व के आधार पर हम किसी भी चीज़ को 3 भागों में बांट सकते हैं। ओनरशिप के आधार पर एक तो उसका स्वामी या ओनर होता है, वो सरकार होती है। तो सरकारी नहीं बोलते हम, इसमें बोलते हैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग होती है। इसकी लैंग्वेज हम बोलते हैं सार्वजनिक। सार्वजनिक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक। दूसरा इसका मालिक हो सकता है निजी। निजी बोलते हैं हम, मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी इसकी ओनर हो, प्राइवेट बंदा हो तो गवर्नमेंट से नहीं, प्राइवेट। तीसरा इसका होता है संयुक्त, मतलब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। इसको हम बोलते हैं PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एक होता है जिसका मालिक या ओनर होता है सरकार होती है, सरकार की कंपनियां होती है, उसको हम क्या बोलते हैं पब्लिक, या जो सार्वजनिक कंपनियां होती है। दूसरी होती है निजी कंपनियां, जिसके निजी मतलब प्राइवेट बंदों का जो सरकार से ताल्लुक़ नहीं रखते, जैसे आप हो गए या मैं हो गए, कोई भी, अगर आप में सरकारी है तो वो नहीं। तो ये हो गया। तीसरा होता है संयुक्त। संयुक्त में क्या होता है कि प्राइवेट कंपनियां पैसा वगैरह इन्वेस्ट करती है, जिससे सरकार को काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे कुछ मान लो कोई भी काम कर रही है, उसमें 20% सरकार ने डाल दिया पैसा, 80% प्राइवेट कंपनी में डाल दिया। मान लो एक रोड बना रही है कंपनी, तो ये सरकार क्या करेगी, उसमें ज़मीन खरीदवा देगी, ये सब बोले ये काम हम कर देंगे, बाकी तुम ग्रीट बजरी सब कुछ जो भी लेके आना है, रोड का मटेरियल आप, मजदूर वगैरह सब आप लगाओगे, रोड रेडी करोगे, उसके बाद टूल टैक्स का भी आप ही देखोगे, बस हमारे को क्या कर देना 20% दे देना और आप 80% रख लेना। तो इस हिसाब से काम करती है गवर्नमेंट, जिससे क्या है गवर्नमेंट के पास इतना पैसा थोड़ी रहता है कि इतने प्रोडक्ट जो भी है ये मतलब एक साथ चला सके। इतने प्रोजेक्ट एक साथ नहीं चला सकती गवर्नमेंट अपने पैसे से, इसलिए उनको PPP मॉडल पे काम करना पड़ता है। और ये सबसे बेस्ट मॉडल है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। अब इसमें आगे देखते हैं क्या होता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक इनका क्या साइन होता है, MOU साइन होता है। आपने कभी सुना होगा किसी दो देशों में होता है, सरकार या किसी प्राइवेट कंपनी के बीच होता है, एक MOU साइन होता है। MOU को क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि इसमें ये सब कुछ लिखा रहता है कि आप कितना % इन्वेस्ट करोगे, हम कितना % करेंगे, और प्रॉफिट में आप कितना लोगे, हम कितना लेंगे, और क्या क्या काम किस किस को करना है, तो कितने सालों तक का होता है, ये सब कुछ इसमें लिखा रहता है। नहीं तो कोई प्राइवेट कंपनी आई, सरकार ने उसके साथ इन्वेस्ट किया, अब जैसे काम हो गया सरकार ने उसको लात मार के भगा दी, क्या करेगी वो, ऐसे तो कंपनी डूब जाएगी। तो उसको कोई ना कोई सिक्योरिटी तो चाहिए, इसलिए वो MOU साइन होता है, जिसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे अभी रशिया के साथ हुआ था इंडिया का ब्रह्मोस को लेके,
ब्रह्मोस का क्या है, 51% इंडिया ने इन्वेस्ट किया और 49% ये रशिया ने किया। अब जैसे इसको बेचने का काम, इसका प्रोडक्शन पूरा भारत में होता है और इसको बेचता भी भारत है। इंजीनियर दोनों मिक्स होते हैं, ये वो सब करके इसमें इसके लिए MOU साइन हो गया था ब्रह्मोस के लिए भी। तो इस हिसाब से बहुत ही प्रोजेक्ट है जो होते ही है इसमें। PPP मॉडल होता है ये, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसको JV जॉइंट वेंचर भी बोलते हैं इसको, ये जॉइंट वेंचर, क्योंकि किसी के बीच होता है 2 या 3 4, 2 या 2 से अधिक होता है, कितने भी हो सकते हैं जॉइंट वेंचर। अब आपने कभी कभी ऐसे सुना होगा जैसे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, आपको ये थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड क्या होता है, क्योंकि टॉपिक है उसी के लगभग इर्द गिर्द घूमता है। अब प्राइवेट लिमिटेड हो गया एक, तो प्राइवेट लिमिटेड, एक सीधा हो गया लिमिटेड, जिसमें 2 से 50 तक ओनर रहते हैं, वो होता है प्राइवेट लिमिटेड। जिससे 50 से अधिक ओनर रहता है वो हो गया लिमिटेड। ठीक है, समझ रहे हो ना, जिससे 50 से अधिक ओनर होता है वो हो गया लिमिटेड, और जो 2 से 50 के बीच होता है वो प्राइवेट लिमिटेड। जैसे ICICI बैंक लिमिटेड, तो उसमें क्या है 50 से अधिक ओनर है, क्योंकि अकेला किसी बंदे की बस की बात नहीं होती कि वो एक बैंक को ऑर्गेनाइज कर सके। उसके बाद इसमें एक और आता है, ये है जो सार्वजनिक निजी और संयुक्त। इसके बाद एक चीज़ और आती है, वो होता है कोऑपरेटिव। क्या होता है कोऑपरेटिव? कोऑपरेटिव, इसको हम बोलते हैं सहकारिता। ये तो आपने सुना ही होगा, आपको नहीं पता होगा कि होता क्या है ये। इसको वैसे तो एक प्राइवेट कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, पर ये सरकार के दिशा निर्देशों के हिसाब से चलता है। सरकार के दिशा निर्देश सरकार अगर इसको देती है, उसके बदले इसमें सरकार का कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ परसेंटेज। बाकी इसमें पूरा काम कौन देखती है? प्राइवेट कंपनियां देखती है। पर सरकार क्या देती है, गवर्नमेंट क्या देती है? दिशा निर्देश। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है इसका, उसमें हेल्प करती है कंपनी की। और इसमें गवर्नमेंट का कुछ परसेंटेज दे दिया, जैसे 5% दे दिया। गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट नहीं करती है डायरेक्ट। ये होता है कोऑपरेटिव। जैसे क्या क्या अमूल डेयरी का, अमूल डेयरी को कौन सी कंपनी इन्हें स्टार्ट कर रही? सुधा कंपनी इसको क्या किया, इसको शुरू किया था कोऑपरेटिव के तहत, सहकारी का तहत, प्लस इसमें गवर्नमेंट थी। ठीक है, आज कितनी बड़ी कंपनी हो गई है ये। मतलब एक छोटे लेवल से शुरू किया था और सब कितनी बड़ी कंपनी हो गई है। दूध के बाज़ार में सबसे फेमस और सबसे बड़ी कंपनी है सुधा कंपनी। इसी हिसाब से ये होता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का काफ़ी अच्छा विकल्प है अगर समझे तो। इसके बाद हम मेन हमारा टॉपिक रह जाएगा इन तीनों में कंपैरिजन का। देखो दोस्तों, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिया है वो गर्जा है, जो नहीं पिया वो
वो क्या है, कुछ नहीं है, उसके लिए कुछ बोलना ही बेकार है। अब हम क्या करते हैं, ये देखो ये तीन हो गए, स्वभाव, शर्त, स्वामित्व। अब इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं। जैसे इसमें क्या हो गया, स्वभाव में आता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। क्षेत्र आगे इसमें होता है संगठित, असंगठित। कोई भी चीज़ को विस्तृत रूप से समझना बहुत ज़रूरी है। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर हो गया सार्वजनिक, निजी, संयुक्त। मैंने ये कोऑपरेटिव का उसका सीधा सा फंडा होता है, इन तीनों में हो गया। अब जैसे मानो आपका पिता है, वो खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो कृषि स्वभाव के हिसाब से किस में आएगा, प्राथमिक में आएगा। शर्त के हिसाब से वो संगठित नहीं होता है, असंगठित होता है, उसमें कभी जाओ जाके सो आओ, कुछ नहीं। अब उसका ओनर कौन होता है, निजी, आपके पापा होते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्वभाव के हिसाब से प्राथमिक आता है, शर्त के हिसाब से असंगठित, तो स्वामित्व के हिसाब से निजी में आता है। जैसे कोई दुकानदार है, तो वो क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है, तो उसमें क्या होता है, तो स्वभाव के हिसाब से तृतीयक क्षेत्र में आता है। दुकान कोई संगठित नहीं, कभी भी शटर डालो, मार्च कर दो, घर चले जाओ, बोले चाय पीने चलेंगे, चलो। तो वो क्या होता है, असंगठित होता है, उसका मालिक निजी होता है। अब जैसे कंपनी है कोई, ये भेल कंपनी समझ लो, लिमिटेड कंपनी, तो अब वो बड़ी कंपनी है, तो वो क्या करती है, किसी चीज़ का निर्माण करती है, तो किस में आती है, द्वितीय क्षेत्र में आती है। और वो इतनी बड़ी कंपनी होती है, उसका सब कुछ फिक्स होता है, कब आना, कब जाना, कितनी पेमेंट होगी, कब छुट्टी जाना है, ये वो सब कुछ। तो वो संगठित में आती है। और इधर क्या आती है, वो निजी कंपनी, निजी में आती है। संयुक्त में वो नहीं आती जो मतलब 50 बंदे मिले और एक कंपनी शुरू की थी, वो संयुक्त नहीं होती। संयुक्त जब भी होती है जब प्राइवेट और ये जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र है ना, वो दोनों मिल जाते हैं ना, जब संयुक्त होती है। ठीक है। अब इसमें और भी कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे आर्मी, आर्मी है वो किस में आती है, आर्मी सेवा दे रही है देश के लिए, तो तृतीय क्षेत्र में आती है। इधर अगर इसको देखिए हम शर्त के हिसाब से, तो संगठित में आती है, क्योंकि बहुत बड़ा संगठित सेक्टर आर्मी। उसके बाद है ये आती है सार्वजनिक में। अब जैसे ये सोशल मीडिया पे यूट्यूब, यूट्यूब इस पर आप वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब किस में आता है, यूट्यूब आपको क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है, सेवा दे रहा है, इधर तृतीय क्षेत्र में आता है। शर्त के हिसाब से यूट्यूब बहुत बड़ा संगठित एक है, सेक्टर है, इसमें आता है, संगठित में आता है, और ये निजी है। ये इस हिसाब से ये सब कुछ है। आप अपने आप से इसको कोई भी सोचिए, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी ले लीजिए और इन तीनों में बैठाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ इन तीनों में नहीं आ रही है, कहीं बाहर जा रही है, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई 100% दूँगा, देने की कोशिश नहीं, 100% ही दूँगा। बाकी आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले क्लास में हम लेके आएंगे आपके लिए। और एक बात और, जो कमाता नहीं है ना, जो कमाता नहीं है वो किसी सेक्टर में नहीं आता है। जो कुछ न कुछ अर्न करता है ना, वही सेक्टर में आता है। आप अगर बेरोज़गार हो तो आप कोई सेक्टर में नहीं आते। ठीक है।
अगर आप बेरोज़गार हो तो आप कोई भी सेक्टर में नहीं आते, इस काम का ध्यान रखना। अगर कोई कमा रहा है ना वही सेक्टर में आ रहा है। अब एक घर में जैसे आपकी मम्मी है, वो घर में रोटी बना रही है, ये वो घर का काम कर रही है, तो वो सेक्टर में नहीं आती। वहीं अगर कोई काम वाली बाई है, वो अगर आपके घर में काम कर रही है तो वो सेक्टर में आती है, इसको गिना जाता है। उसको प्राथमिक क्षेत्र में गिना जाएगा या सेकेंडरी में या तृतीय में, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। हमारी काम वाली है तो वो इधर सेवा दे रही है पैसे के बदले, उसको टर्सरी या सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र में गिना जाएगा। ये असंगठित है और ये क्या है, निजी है। और अगर जो बिना पैसे की कोई काम कर रहा है तो वो इसमें गिना नहीं जाता, गिफ्ट वगैरह नहीं गिना जाता। ये जो इलीगल काम होता है वो इसमें नहीं आता है। इलीगल काम का कोई ब्यौरा नहीं होता है, वो किसी भी सेक्टर में नहीं आता है। जो भी इलीगल या आपराधिक मामले होते हैं उसके द्वारा, चोरी के द्वारा, डकैती के द्वारा कमाया गया पैसा किसी भी सेक्टर में नहीं आता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।